call is now being recorded. This call is now taking notes. इस बाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी लिबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस, प्रणाम सर। प्रणाम। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत करेंगे जो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से इसे सुनेंगे, देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोध और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर का एक सपना है, खेमकार सर का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ
हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पूरा कर चुके हैं। सेमेस्टर 3 में हमारे 20-22 करीब क्लासेस बाकी हैं और हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि 30/11 तक हम उसको समाप्त कर लें। इसी तरह सेमेस्टर 4 भी हम लोग 30/11 तक समाप्त करने का विचार रखते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3, और सेमेस्टर 3 में हम लोग चर्चा करेंगे जो वात पित्त कफ के बाद रस रक्त पर था, वो उस पर चर्चा होगी। तो हम लोग अब उसको आगे शेयर करना चाह रहे हैं। शेयर हो रहा ना? यस सर। जी, तो ये हम लोगों का टिश्यू फॉर्मेशन का वो है। यहाँ से हम लोग रस रक्त, जो हम लोग वात पित्त कफ पढ़ा था, वहां से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो वात पित्त कफ 3 हमारे बल हैं, जिनको हम लोग दोष भी कहते हैं। जब ये समुचित मात्रा में होते हैं और बैलेंस फॉर्म में होते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं बल, और जब ये समुचित मात्रा में नहीं होते या इम्बैलेंस फॉर्म में होते हैं तो हम लोग इनको कहते हैं कि ये हमारे दोष है। तो शरीर बना है, शरीर इन्हीं धातुओं से, इन्हीं वात पित्त कफ और इन पंच महाभूतों के आधार पर ही शरीर का निर्माण हुआ है, और यही धातु है और मल है और हमारे वात पित्त कफ है। ये सब शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे बीच में के तिवारी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। बड़ा तो ये धातुओं के निर्माण के लिए आयुर्वेद में, स्पेशली आयुर्वेद में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो वही हम लोग आयुर्वेद मत के अनुसार क्या है, रसात रक्तम। उन्होंने कहा कि कैसे, उनका एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ही बनता है। जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उससे क्या बनता है, उसका सार तत्व बनता है रसात, रस। तो फिर कहा रसात रक्तम, यानी रस से रक्त बनता है, रस बनेगा फिर रक्त। ततो ततः मांसम, उसके बाद मांस, मांसान मेदह, तो मांस के बाद मेद, मेदह, और फिर ततः अस्थि च, उसके बाद अस्थि बनती है। अस्थनो, अस्थना मतलब अस्थना, अस्थियों से मज्जा, फिर उसके बाद शुक्र, और शुक्र से उसके बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर एक तो ये हुआ। तो यानी जो हम लोग का आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें धातुओं, उपधातुओं और मल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोग मानते हैं कि किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होगा, कोई उसका एक उपधातु बने, कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा और कोई उसका मल बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल उसी रूप में इन्होंने शरीर के उसमें कहा। तो अब पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा भी श्लोक, पूरा श्लोक नहीं है लेकिन, रसात स्तन्यम, रस से स्तन्य, स्तन्य आगे बताएंगे उसमें क्या है। ततः रक्तम सृजः कंडरात, वो फिर क्या है, वो जो रक्त जो है, रस से जो स्तन्य है और उसके रक्तम सृजः कंडरा, रक्त जो है कंडरा और शिरा की को सृजित करता है। मांसात वसा, मांस से वसा, और त्वचा षट मतलब 6 त्वचाएं, जब मेद से, और मेद से क्या है, स्नायु संभव। तो यही बताया, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनकी बात कर रहे हैं कि रस जो है उसका उपधातु होगा स्तन्य, रक्त का होगा रक्तम सृजः कंडरा शिरा, वो कंडरा और शिरा की बात कर रहा है। कंडरा और शिरा यही आर्टरीज और वेन्स। फिर मांसात वसा, मांस से वसा, और त्वचा षट, षट माने 6 त्वचाएं, और मेद, मेद से
स्नायु संभव, स्नायु क्या है, नर्वस सिस्टम, नर्व्स की बात कर रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्रवीर और शुक्र गर्भवती होगी। और ये कहा उपधातु में क्या, रस से स्तन्य जो मिल्क है और आर्तव वो दोनों कहा, और रक्त से कंडराएं शिराएं, मांस से वसा और छह त्वचाएं, और मेद धातु से स्नायुओं की उत्पत्ति होती है। ये उसका श्लोक है। तो इस श्लोक को हम लोग अपने अर्थों में समझने चाहेंगे ताकि हम लोग समझते रहें इसको। रस, अगर इसको थोड़ा संधि विच्छेद कर लेंगे तो हमको सारा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज बड़ा कठिन लगेगा। रसाद रक्तम, तो रसात रक्तम ततः मांसम, मांसान मेदः ततः अस्थि च अस्थनः, मज्जा ततः शुक्रम, शुक्रात गर्भः प्रसादजः, रसात स्तन्यम, बस यही रोकिए। ततः रक्तम सृजः, क्या रक्त करता है, रक्त क्या करता है, सृजः कंडरा शिरा, वो रक्त कंडरा शिरा करता है। मांसात वसा, मांसात वसा लिखा हुआ है तो मांसात वसा, अगर ता के बाद वा जाएगा तो दा बन जाता है, ये संधि विच्छेद संधि में ये है। तो मांसात वसा, त्वचा षट, षट छह त्वचाएं, और जब मेदसा, मेद से स्नायु संभव, ये उसका अर्थ है। तो ऐसे हम लोग समझ लेंगे तो ये होगा। आगे और भी है कि वो ये इस श्लोक में नहीं, कहीं और पे है श्लोक में कि स्वेदस्तु मेदसा, मतलब उसके अब उनके उपधातु, वो उनकी बात भी कही गई है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, मल, जो मल वाले हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा जो रक्त है, वो प्लाज्मा हम लोग कहते हैं कि हमारा रस है, क्या है, प्लाज्मा, उससे ब्लड का निर्माण होगा, फिर स्किन मसल्स का होगा, मांस से फ्लैश होगा, बोन, हम लोग इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे में अस्थि बने बोन, और बोन मैरो, और बोन मैरो में सीमेन या ओवा, ये हम लोगों का क्रम है। तो इन्होंने कहा कि पाचन तंत्र की सारी सिस्टम क्या करती है, ये रस को, रस से रक्त बनता है, तो पहले रस की करती है। तो रस की सृष्टि करती है कैसे, रस पहले क्या करेगी कि जो भोजन आप खाते हैं वो हमारे पास, उनमें सारे अवयव होते हैं, सारी चीजें होती हैं, हम लोग मानते हैं ना, हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग कहते हैं उसमें मिल्क, वो वाटर है, हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और तीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ अलावा हमारा फैट। तो इन चीजों को हम लोग भोजन लेते हैं, और जो इसी से बनता है सारी चीजें। तो कह रहे हैं कि जो भोजन हम ले रहे हैं इनमें सारी चीजें मौजूद है, विटामिन बी, प्रोटीन, सब कुछ है। तो उनसे क्या होता है, एक उसका एक सार रूप पैदा होता है, वो सार रूप कहलाता है रस। फिर रस से, रस ही उत्पन्न करता है रस। अब ये रस कैसे उत्पन्न करता है, उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं। रस से हम लोग देखा था कि रस से हमारे कोई पित्त था, वो उसके लालिमा प्रदान करता था, रक्तिम बनाता था, लाल बना देता था, यानी कुछ में एड ऑन करता था। तो इसीलिए इन सब के अलग अलग गुण हो गए। देखिए, रस से रक्त तो दोनों क्या है, लिक्विड है, लेकिन आगे चल के लिक्विड नहीं है, आगे चल के कोई सॉलिड चीज बन रही है। मांस क्या है, मांस तो सॉलिड कोई चीज है, वो लिक्विड नहीं है। फिर उसी तरह आप आगे चल के आप देखेंगे सबके अलग अलग गुण हैं, लेकिन इन गुण धर्मों के यही कह रहे हैं कि आयुर्वेद कहता है कि इनसे हम धीरे धीरे कैसे बनाते हैं, उसी को इन्होंने इंटरप्रेट किया है कि हम मॉडर्न साइंस में, कि हम कोई, अगर हमारा आहार रस ठीक होगा तो हमारी क्वालिटी ठीक होगी, तो हमारी क्वालिटी रस की ठीक होगी। अगर हमने आहार बढ़िया लिया तो रस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, अगर रस की क्वालिटी बढ़ेगी तो रक्त की क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी से निर्माण आगे हो रहा है ना, और वो अपने प्रोसेस में धीरे धीरे निर्माण कर रहे हैं। हो सकता है 1 दिन में, हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 3 दिन में निर्माण हो रहा हो, तो ये हमारा करता। और इन्होंने कहा कि देखिए, वही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया कि ओरल कैविटी है, पैलेट है, उसके बाद हमारा स्टमक है, इसोफेगस है, स्टमक है, ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, सारी चीजें मिलकर के क्या करती हैं, ये बनाती हैं। तो इसको आयुर्वेद ने अलग से डिफाइन नहीं किया कि कैसे कैसे बनता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अपने आप सारी चीजें जब आपके शरीर में जाती हैं तो सब चीजें बनाती रहती हैं, और रस से रक्त बन जाता है,
तो रस और रक्त धातु में अगर रस ही धातु आपकी खराब है, यानी अगर भोजन ही आपका ठीक नहीं है, तो जो आहार से जो रस बनेगा, उसका सार तत्व बनेगा, उसको रस बोलेंगे हम लोग। जो आहार पहले आपने पचाया तो पचाने में लिक्विड हुआ, सेमी सॉलिड हुआ और सेमी सॉलिड हो गया, तो अल्टीमेटली वो रस जो इससे जो बनेगा वो रस, वो सार तत्व रस है। तो रस को हम लोग सार तत्व के रूप में मानेंगे। नॉर्मल आहार से कोई आप चार चीज मिला दें वो नहीं, उससे जो बनता है वो रस है। उसको हम लोग प्लाज्मा कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो आयुर्वेद का रस डिफरेंट चीज है, वो प्लाज्मा भी नहीं है, लेकिन वो प्लाज्मा के इक्विवेलेंट हम लोग मानते हैं। और रस से रक्त आदि का निर्माण करते हैं, तो ये जो है रस से रक्त बनता है। तो अब अगर इन्होंने कहा कि अगर हमारी रस की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो हमारा आगे चल के जो अंतिम अवस्था है हमारी, वो 7वां जो 8वां हमारा है वो नहीं। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने ओज भी कह दिया, हालांकि ओज को भी आयुर्वेद ने किसी के उपधातु के रूप में माना हुआ है, लेकिन फिर भी ओज का एक कहा गया कि कंसोलिडेटेड रूप है, तो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए विज्ञान में क्या है, तो रस से रक्त देखिए प्रोडक्टिव साइकिल है, और शरीर इनका उत्पादन का प्रोडक्टिव साइकिल शुरू करता है, पहले प्रोडक्शन और बाद में रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये ब्रह्मांड के अनुरूप इन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया है कि हार्मोन्स का रोल है, एंजाइम्स का रोल है, इन सब के वजह से। और फिर क्या होता है, मुख्य कोई उत्पाद हमारा रस से रक्त बनता है, फिर उससे रक्त बनता है। हम लोग नॉर्मली उसको रक्त बोल देते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नहीं, रस से पहले रक्त बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा, मल बनेगा, कोई निर्माण बनेगा, मुख्य उत्पाद, फिर कोई बाय प्रोडक्ट, और तीनों होंगे। तो उसी रूप में इन्होंने आगे चल के कहा। फिर मल उन्होंने कहा कि अगर जैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कैसा हुआ है, तो उसी तरह, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट का एक परसेंटेज होगा प्रोडक्शन में, तो अगर उसको हम लोग देख लेंगे तो हम जान सकते हैं कि हमारा जो मूल धातु है वो कैसी होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो इसमें हम लोग आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहे हैं 7। फिर उन्होंने कहा कि आगे बताया कि कैसे अभी उसका जो डेवलप यहाँ दिखाई पड़ेगा कि कौन उसका रस है, कौन उपधातु है, कौन उसका मल है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो 13 अग्नि हम लोग जब जानते हैं, 13 अग्नि तो जान रहे हैं ना, 13 अग्नि सेमेस्टर 3-4 यस सर। अग्नियां से बिल्कुल याद रखिए, 13 अग्नियां। ठीक है, 13 अग्नि बता नहीं रहे अलग से। तो ये उन्होंने कहा कि जो भी रस धातु काल के परिणाम के संयोग से जो डेवलपमेंट कोई होता है, शरीर में कुछ भी कोई भी क्रिया होती है, वो इसी रस धातु की वजह से, और काल माने टाइम ही तो रस से रक्त बनाता है। हर का काल है, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, कह सकते हैं। तो जो आयुर्वेद मानता है, कहता है नॉर्मली कि वो 30 दिन में पहले से लेकर के जो 7वां तक पहुंचने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, 30 दिन का समय। और यही 30 दिन का साइकिल आप देखिए, 30 दिन की साइकिल में आप याद करिएगा, चंद्रमा हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में चंद्रमा था, तो चंद्रमा की जो साइकिल है वो 28 दिनों की होती थी। तो लगभग इसी 28 दिनों के साइकिल में बहुत चीजें डेवलप होती हैं। याद रखिएगा, सूर्य का नहीं, चंद्रमा का। तो चंद्रमा का है, चंद्रमा हम लोग मानते थे, तो 28 डेज का नॉर्मली एक साइकिल था। तो वही साइकिल में रस धातु से लेकर के अंतिम अवस्था आने, 7वें अवस्था आने तक एक वही 28 डेज का कंसेप्ट वहां था। ठीक, तो उन्होंने वो पूरा फिर वही बताया है कि कैसे धारणा धातवा, ये भी समझ लीजिए, धारणा धातवा, शरीर को जो धारण करे, इन्हीं की वजह से शरीर है। ये धातु अगर ना हो और ये बहुत अपने बैलेंस फॉर्म में ना हो, मल धातु, उपधातु और उसके साथ साथ हमारे वात पित्त कफ, ये सब बैलेंस फॉर्म में न हो, तो हमारे जीवन दुर्लभ हो जाएगा, जीवन सहज नहीं हो पाएगा।
ये हम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा, इसको एक किताब दूसरी है उससे थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। ये किताब भी दिखाई दे रही है ना किताब, ये किताब भी संस्थान की है, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, वो भी उसी तरह धातु, वो धातु प्रकरण है, उसी वह है। तो ये उसी का आगे हम लोग देख रहे हैं। ये है तो उनका जो पहले आया रस, पहले रस आया, तो रस फिंगर नंबर बता दिया, फिंगर नंबर 4 रस है ना। तो ये है रस धातु है और प्लाज्मा लिम्फेटिक एंड कैपिलरी सिस्टम ये है। तो प्लाज्मा ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार बताया, लेकिन हमारा उपधातु बताया कि स्तन्य है और आर्तव्य है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क और मेंसेजियस में जो उपधातु में कहा, और मल में कहा कफ, जो कफ है वो इसका मल के रूप में है, ठीक है। तो ये इसको, और महाभूत क्या है अगर माने तो आपा, हम लोग जल कहते हैं ना, तो आपा है, उसी को आपा कहा गया है। और काम क्या करता है, ये नरिशमेंट काम करता है, नरिश करता है। और आप आगे पढ़िएगा, लेकिन मेन हम लोगों का इसी में ट्रीटमेंट आगे होगा। तो ये फिर से रस, फिर दूसरा रक्त आया। तो फिंगर नंबर 3 रस, रक्त हम लोगों ने फिंगर नंबर 3 में लिया ब्लड। ब्लड को, और जो इसको उपधातु आप देखें, ब्लड जो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यानी वही आर्टरीज का ही है, आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी एक ही चीज तो है, तो वही चीज है। और क्या है, मल में क्या है, पित्त, बाइल जूस, ब्लड से, आरबीसी से पित्त का सृजन होता है, याद करिए। आरबीसी तो पित्त के लिए जिम्मेदार है, बाइल जूस, हाँ। तो वो उन्होंने देखिए पहले से कह रखा है, यहाँ भी उन्होंने कहा। तो आप वही ब्लड से, ब्लड का जो है उन्होंने कहा मल, वो हमारा पित्त है। और ये क्या है, इसका पित्त अग्नि महाभूत है, और इसका क्या कार्य क्या है, वाइटलिटी देना। अगर ये ना हो तो हमारे जीवन की जो वाइटलिटी वो संभव ना हो। फिर फिंगर नंबर हमारा 1 आ गया, अब हमारा मांस आ गया, मांस में। तो मांस में इसको उन्होंने मसल्स कहा है, जो आधुनिक विज्ञान। उपधातु में हमारे का मसल्स, शीथ, जो ऊपर की मसल की शीथ बनती है वो और लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की जो लेयर्स है उनको कहा है मांस में। तो 6, तो चाहे जो हम लोग इनमें 6 और 7 होती है, तो 6 और 7, कुछ लोगों ने 7 कहा है आयुर्वेद में, तो सुश्रुत ने 7 कहा है शायद, और सब ने 6 कहा है। और हम देखेंगे हमारे पास भी 7 लेयर है। हमारा आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी 2 लेयर हमारे अंदर वाले में है और बाहर वाले में हमारी 5 लेयर है। तो कुल मिला के हम लोग 7 लेयर कह सकते हैं। तो अगर उसको अंदर वाली को 1 लेयर माने, डर्मिस को अगर 1 ही लेयर माने तो 6 हो जाएंगी, और डर्मिस को 2 लेयर में मान लेंगे तो हम लोग 7 की बात करेंगे, तो 7 है। तो यहाँ क्या है, इसका क्या मल क्या है, इसका एक्सक्रीशन ऑफ ईयर एंड नोज, खमल कहा गया है, संस्कृत का शब्द होगा खमल। उसको खमल में एक्सक्रीशन ऑफ ईयर एंड नोज, यानी कानों से जो मैल निकलता है, नाक से निकलता है, वो हमारा मल है। ये उसी मांस का क्रिएशन है। और इसका कफ दोष छोड़ दे, महाभूत में पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि यह जो है कोई चीज भारीपन की है, तो पृथ्वी और आप दोनों इसमें है, महाभूत है। और इसका फंक्शन क्या है, रैपिंग, कवरिंग, रैपर है ये मसल्स। फिर फिंगर नंबर 2 में मेद आ जाएगी, फैट एडिपोज टिश्यू आधुनिक विज्ञान कहता है। और इसका जो है स्नायु, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ये स्नायु है, जो हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स है वो है। और इसका मल जो है स्वेट है, मल स्वेट। और इसका आपा और पृथ्वी वही है, जैसे मांस का वही मेद का है। और लुब्रिकेशन का काम करता है मेद। और आप लोग समझ सकते हैं फैट से हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं लुब्रिकेट वाला होगा, तभी तो तेल, घी, ये सब लुब्रिकेशन वाले, तो लुब्रिकेशन वाले में कह दिया गया है। फिर अस्थि आया। फिर अस्थि फिंगर नंबर 5 में बोन का जो उपधातु है वो दांत है। बोन जिससे है
उसी का धातु दांत है। और जो नेल्स और रोम है ये उसके, ये नेल्स और रोम, हेयर, बॉडी हेयर जो है ये इसके हमारे माने जाते हैं मल के रूप में। तो नेल्स नाखून और हेयर, और बोन्स और टीथ, टीथ उसके उपधातु है। ये पृथ्वी और आकाश इनसे मिलके बनी है। तो पृथ्वी आकाश मिलके बनी है ये इसमें इन्होंने कहा है। और ये इसका जो है धारण फाउंडेशन, यही फाउंडेशन क्रिएट करती है। क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर ठीक हो जाए अस्थि का तो उसी पर हमारा पूरा पूरा भार टिका रहता है और हमारा उसी बैलेंस रहता है। फिंगर नंबर 6 में मज्जा आ जाएगी, बोन, मैरो, नर्व टिश्यू आदि विज्ञान बोलता है। इसका जो उपधातु है वो केश है, सर के बाल। और इसका मल जो है लैक्राइमल सिक्रीशन, जो ये है कहाँ, जो आंखों से निकलता है, अक्ष, वो लैक्राइमल सिक्रेशन है। और सीबम जो त्वचा से निकलता है, तो वहां त्वचा से स्वेद के अलावा जो निकलता है वो है तो तक स्नेह, सीबम। कुछ मतलब हमारे शरीर को चिकना करने के लिए कोई चीज निकालती है त्वचा, वो पार्ट इसका मज्जा में आता है। और वही है आपका महाभूत है, आपा है, पृथ्वी है। और इसका फीलिंग, मज्जा काम फीलिंग का बताया इन्होंने। फीलिंग में फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन, जो उसके असंतुलन के कारण में वो आता है कि कैसे आप देखेंगे तो वो बीमारी की अवस्था की बात है। फिंगर नंबर 7 हमारा शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। और इसमें इसका उपधातु कोई नहीं है। और इसका जो है वाग्भट ने कहा है कि मल इसका ओजस है। देखिए वाग्भट ने कहा कि इसका मल क्या है, ओजस। वाग्भट ने कहा कि इसका मल ओजस है। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको कहा गया, ओजस को हम लोगों ने वहां ले गए। फिंगर नंबर 8 में हम लोगों ने ओजस को कहा कि दिस इज कॉम्बो ऑफ ऑल 7 टिश्यूज। और आपा पृथ्वी इसका भी हुआ और रिप्रोडक्शन इसका काम हुआ। ये ओजस, ये जो ओजस है, हम लोग ओजस फिंगर नंबर 8 में ले गए ओजस। और इसका महाभूस ये है सुपीरियर धातु, सुप्रीम रिफाइनमेंट ऑफ ऑल धातुज। इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन ऑल धातुज आर हेल्दी एंड फंक्शनल। जब आपके सारी धातुएं बहुत बैलेंस फॉर्म में हो तो ये ओजस क्रिएट होता है, जिसको आभा हम लोग बोल देते हैं, प्रभामंडल बोल देते हैं, आभा बोल देते हैं। और इसका कफ है जीवन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल धातु, जीवन सभी धातुओं का है। तो ये कंसेप्ट जो है आयुर्वेद में लिया गया। हम इसी पर थोड़ा सा, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट इसमें दिया हुआ, अच्छा से दिया हुआ है, तो उसी हम लोग करते हैं कि जब ये दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, यस सर। तो चने में नहीं है, थोड़ा चौड़ा हो सकता है क्या? नहीं, हम कैसे करें बता दीजिए हमको, नीचे से थोड़ा प्लस, हाँ प्लस को दबाइए। हाँ दबा जूम हो दीजिए। जाएगा, जूम हो जाएगा। और नीचे में और दबाइए, और हो रहा, हो हुआ तो नहीं, तो वही- माइनस वही- दबाइए। हाँ हुआ, थोड़ा माइनस कर दीजिए, हल्का सा ज्यादा हो गया, बस हाँ। बस बस। हाँ और थोड़ा सा कर दें। थोड़ा सा दाहिने खींच, नीचे वाली लाइन को राइट में खींच दीजिए। नीचे एक लाइन, नहीं नीचे लाइन बनी है लिखा हुआ जो उसके नीचे, हाँ हाँ उसको ये- राइट खींच दीजिए, पकड़ के राइट खींच दीजिए। हाँ और खींचिए, जाएगा। और थोड़ा और खींच दीजिए, पूरा सड़ा दीजिए, बस हो गया, सही है सर। ठीक हो गया ना। तो ये हाँ। तो ये देखिए, ये उन्होंने कहा कि इन धातुओं में अगर आपको करना हो तो ये उन्होंने कंसेप्ट है ट्राई ओरिजिन सिद्धांत, 012। 012 माना कि 0 माने, ये अवधारणा जो है आयुर्वेद की उसमें चल रही है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, कि 012 3 शक्तियां हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 2। 1 बीच वाली है, 2 बाद की है, और 0 से शुरुआत हो रही है। उसको डिस्ट्रॉफी में करना हो तो फिंगर नंबर 1 2 3 की ट्राई ओरिजिन बने। कैसे? इस ये जो टिश्यू साइकिल है उससे इन्होंने निकाला हुआ है। तो जो है, जो मेन है, उसको आप बीच में रख दीजिए, और उसके पहले और उसके बाद के, ये कंसेप्ट है। जैसे जो आप मांस करना हो तो मांस फिंगर नंबर 1 है, तो मांस में 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
इस तरह। तो ये फिंगर नंबर 1 2 3 की टाइओजन बनेगी। उपचार कैसे होगा? 1 2 3 पी ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट में 1 4 5 सिडेट, टोन 3 6 8 टोन, नहीं 1 1 4 5 टोन और 3 6 8 सिडेट और 0 0 सिडेट 9 टोन। उल्टा देखिए, है ना, उल्टा है ना, या भारीपन ले आना है, हाँ यहाँ उल्टा उल्टा है ना, इसको देखिए, टोन किया हुआ है। हाँ ठीक है। तो 0 0 1 4 5 सिडेट, 1 4 5 सिडेट होता था, तो 1 4 5 को टोन किया इन्होंने कि ट्राइओर्जिन मस्कुलर। तो ये एक रखा हुआ है। फिर आगे आगे जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, ये देखिए, हाथों पैरों का भी उपचार उसी तरह का 1 2 3 पी ज्वाइंट में मेथी सीड कलर देने से आप कर सकते हैं। और मैग्रोन मैग्नेट लगाना हो तो फिंगर 1 2 3 पी ज्वाइंट, 4 5 सिडेट 3 6 टोन, वही जो नॉर्मल हमारा बोलते हैं, है ना, सर्कुलेशन बेसिस पर। अब देखिए रस का अलग से, तो रस की ट्राइओर्जिन बनाने का उन्होंने सिस्टम बताया है। रस माने क्या हुआ? प्लाज्मा 0 है, लिम्फेटिक एंड कैपिलरी सिस्टम आपका, तो 0 प्लाज्मा 1 लिम्फेटिक और 2 नहीं, 1 में प्लाज्मा और लिम्फेटिक दोनों आएगा, नोट कर लीजिए, गलत है इसमें। 0 में आपका प्लाज्मा और लिम्फेटिक दोनों आएगा, 1 में आएगा ब्रेस्ट मिल्क आएगा और 2 में आएगा फ्लेम। कब भी तो है, धातु उपधातु तीनों की बात कर रहे हैं। तो 0 क्या है? 0 आपका जो रस बताया था, प्लाज्मा लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम, ये हो गया धातु उपधातु, और ये उसका लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम, यही था ना उसमें, हम लोगों ने देखा था पहले में क्या था, प्लाज्मा और लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम। तो प्लाज्मा और लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम एक ही में है, याद करिए। अभी जो देखा था हम लोग टेबल, उसमें प्लाज्मा, तो 0 में प्लाज्मा लिम्फेटिक दोनों एक ही साथ आएगा, और दूसरे में चला जाएगा नंबर 2 पे ब्रेस्ट मिल्क, और नंबर 3 पे आ जाएगा आपका कफ मल। तो धातु को नंबर 1 पर, 0 पर, मतलब वही पहला 0 1 2, तो 0 में आपका मेन धातु, उपधातु आपका 1 नंबर और मल आपका 2 नंबर। बस ये है, देखिए यही बना हुआ है, देखिए 0 प्लाज्मा लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम, ब्रेस्ट मिल्क ये 1 में और 2 में फ्लेम। तो इसी को राइट आईएफ, क्यों हम लोग किसमें ट्रीटमेंट करते हैं रस का? राइट इंडेक्स फिंगर में। तो राइट इंडेक्स फिंगर पर हम लिया और 0 1 2 स्पाइरल ले लिया और 4 5 सिडेट 3 6 टोन। इसका उपचार इस तरह होगा। अगर रस धातु का आपको करना है तो आप केवल फिंगर नंबर पहले हम लोग देंगे, फिंगर नंबर 4 और 0 1 2 स्पाइरल, तीनों स्पाइरल दे देंगे, 4 5 सिडेट 3 6 टोन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं मैडम? जी सर। ये किताब चूंकि नहीं मिली होगी पढ़ने में, तो इसलिए बता रहा हूँ, इसमें इसको मैंने दे दिया है। इसको आगे हो सकता है, आगे हमने वो दिया नहीं होगा, कॉपी बनाया नहीं होगा, आगे इसी तरह का बना हुआ सब, यही बेसिस है, ठीक है। तो ये बताने के लिए आपको कि ये उसमें है, धातु प्रकरण में ये है। पीडीएफ आपको अलग से कभी देना होगा दे देंगे। ये कंसेप्ट है, क्लियर हो गया? जैसे जिसका भी देना हो आपको, उस फिंगर में 0 1 2 स्पाइरल, 4 5 सिडेट 3 6 टोन। क्लियर? इसको मतलब करके देखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये वाला इसको वहां से इसलिए बता दिया कि ये वाला उन्होंने लेटेस्ट कंसेप्ट इसमें डाला था, तो बता दिए। तो वही वाली चीजें हैं जो अब ये पुराना उन्होंने ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट जो आपको बता दिया हमने 0 1 2 स्पाइरल लेटेस्ट है ये, ठीक है। उसके पहले के उन्होंने अपने बताया था कि धातुओं में कैसे करना, ये वाला उन्होंने बताया कि ये देखिए इस पर है, और आप उस फिंगर में हम लोग इस पर
अस्थि, ये ओजस देखिए 8वें नंबर पर ओजस दिया हुआ उन्होंने, तो उस फिंगर में हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे मेथी की पट्टी बांध करके, मान लीजिए आपको करना है मांस पे करना है तो मांस में आप तीनों पर ज्वाइंट पे कर सकते हैं, और या एक ज्वाइंट में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं ना कि बीच वाले ज्वाइंट में है, पी ज्वाइंट पर, तो पी ज्वाइंट में हम मेथी लगा सकते हैं, या पी ज्वाइंट में उपचार कर सकते हैं 4, 5, 3, 6 स्टोन। बोलिए। सर इसका किसी भी अगर धातु में ट्रीटमेंट देंगे तो वो 4, 5 सीडेड और 3, 6 स्टोन ही डालना होगा। उनका कहना है कि अगर कोई चीज, ये कंसेप्ट वहां से आया है कि जैसे मान लीजिए क्या आपका कोई डिजीज बताइए ना, अब वो तो तमाम डिजीज आओगे मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल के लिए नॉर्मल एक जो हम लोग मानते थे 4, 5, 3, 6 का अर्थ क्या है, हम लोगों ने बताया था कि 4, 5 का कोई अवरोध, कोई चीज रुकावट, मान लीजिए आपके उसमें आया, शुद्धिकरण में आया कि मान लीजिए आपका रस जो है शुद्ध नहीं है, तो उसमें हम लोग शुद्धिकरण के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग अग्नि को यूज करें, याद करते हैं ना अग्नि में शुद्धिकरण होता है ना, तो 3, 6, इसीलिए 4, 5, 3, 6 बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि 4, 5 माने कोई अवरोध, कोई रुकावट है जो उसको नहीं कर रही है, वो बनाना चाह रहा है लेकिन कोई शरीर का कोई अवयव उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो 4, 5 सेडेट, उसको रुकावट हटा दीजिए। और 3, 6 माने 3 को हम लोगों ने क्या कहा था, तिवारी जी बताएंगे इसको बढ़िया कर, कि 3 को हम लोग क्या कह रहे थे कि 3, 6 को, 3 का दोनों काम है, 3 का काम जलाना भी है और 3 का काम जो है बढ़िया से उसको कर देना, बढ़िया से बना देना। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 3, 6 माने, और 6 माने क्या हुआ, 6 माने नर्वस सिस्टम, जिसके साथ जुड़ेगा उसको बढ़ा देगा। तो यानी 3, 6 को बढ़िया आपको अपने घर को या अपने जो चीजें हैं उनको बढ़िया बना देना है, साफ कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, नहीं, हाँ रिप्रेजेंट कर देना अच्छे से। हाँ, इस आधार पर हम लोग लिया है उसको। अभी तो इसमें तमाम देखिए पुराने चिकित्सा में तमाम वो, जैसे उन्होंने कहा कि अगर रोगी को बार बार ठंड लगकर जुकाम होता है तो फेफड़ों का असात्म रोग है, ठीक, लेकिन ये हो सकता है कि कोई प्रदूषित प्लाज्मा हो, यानी रस में कहीं कमी हो। हम लोग तो क्या कहेंगे कि फेफड़ों का है, लेकिन ये कहीं हो सकता है कि आपके प्लाज्मा में गड़बड़ी हो, तो प्लाज्मा में क्या होगा बोलिए, प्लाज्मा माने फिंगर नंबर, अब बोलते जाइए 4, हाँ फिंगर नंबर 4, अब फिंगर नंबर 4 में क्या किया, अब छींक आ रही है उसको बार बार, देखिए तो क्या होगा, कौन सा स्पाइरल लेंगे, छींक माने कोई जा रही है, वाटर निकलता है ना जी, छींक से, तो 4 स्पाइरल, तो राइट IF 4 स्पाइरल पे उपचार देंगे, क्या देंगे, अब मान लीजिए आपको देना हो तो क्या देंगे बोलिए, बेस्ट ट्रीटमेंट हमारा 4, 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई, उसमें हम बेस्ट, हम ये नहीं कह रहे हैं और भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं, आप उसमें कहें कि भाई उसको जाड़ा, वो अंदर से ठंडक है तो आप ठंडक करेंगे तो वही 2, 3 टोन कर देंगे, 1, 4 सेडेट कर देंगे, ये कर सकते हैं, नहीं उल्टा गर्म, जैसे ठंडक के लिए उपचार क्या देंगे, 2, 3 टोन 1, 4 सेडेट। तो यहाँ फेफड़ों में रोग हुआ है, छींक आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि ठंडक उसकी बढ़ी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, 2, 3 टोन राइट IF 4th स्पाइरल, 2, 3 टोन 1, 4 सेडेट, यही तो करेंगे, या 3 टोन 4 सेडेट, बोलिए मैडम, ऐसे पार्टिसिपेट करिए। लेकिन अगर हम 4, 5 और 3, 6 ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो बहुत चीजों का सोल्यूशन है कि नहीं है, 4, 5 में वही काम कर रहा है, 4, 5 भी वही काम कर रहा है, 3, 4 को 3 में अग्नि है वो बढ़ा भी रहा है, और 3, 6 को बढ़िया से कर दे रहा है, तो यानी कोई चीज है। तो ये उन्होंने कहा कि इस तरह उन्होंने पीलिया रक्त के कारण हो सकता है, यदि यूरिन का रंग सफेद है तो ये भी रोग का सूचक है, यदि रक्त में अग्नि का अधिक है तो न्यूनता भी प्रकट करने के लक्षण है, तो वानी अग्नि भी बढ़ सकती है, उसका न्यूनता भी हो सकती है, तो उसी तरह मल के रंग से हम लोग जान सकते हैं। तो अगर
अग्नि का आधिक्य है तो हम लोग क्या करेंगे, अग्नि घटा देंगे, जल को बढ़ा देंगे। और अगर अग्नि कमी है तो क्या करेंगे, 3 टोन 4 सिडेट। एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है। स्पाइरल क्या लेंगे, पहले तो फिंगर तय करेंगे, दूसरा हम क्या स्पाइरल लेंगे, जो चीज है अग्नि बढ़ी है तो अग्नि, जल पे ट्रीटमेंट करना तो जल, वो स्पाइरल 3 स्पाइरल 4 स्पाइरल जो भी स्पाइरल लेना ले लेंगे। और उसके बाद क्यों हम लोग स्पाइरल लेते हैं, क्योंकि हम लोग पी ज्वाइंट पे दे रहे हैं। याद करिए पी ज्वाइंट किसके लिए है, बोलिए बोलिए, पी ज्वाइंट वात ज्वाइंट किसके लिए है, वर्टिकल मेरिडियन, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल बीच वाला स्पाइरल। हाँ बीच वाला स्पाइरल, इसलिए ये चूंकि पी ज्वाइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे पी ज्वाइंट में है, इसलिए स्पाइरल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये उन्होंने उसको एक सिस्टम बताया, उसी को पूरा डिस्क्रिप्शन किया है कि कोई भी चीज हम देखें और हमें कोई कलर डिसकलरेशन ये सब बताता है, किसी बीमारी का सूचक बताता है, तो आपकी अग्नि बढ़ी है कि घटी है, ये उसके आधार पर जान सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज ऐसी है जिसको निकालना जरूरी है, तो हमारे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट 4-5 सिडेट 3-6 टोन है। सर्कुलेशन का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, उसी के एक्सटेंशन है। जो भी आप करना चाहें, 2-4-5 को ऐड करना चाहें, इधर ऐड कर दीजिए, उधर घटा दीजिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन 4-5-3-6 1-4-5 भी उसी का है। और आगे मान लीजिए कोई चीज है जो कोई रोड़ा, वो क्या कहते हैं, कोई फोड़ा, वो फोड़ा नहीं, कोई फुंसी डेवलप हो रही है और बड़े रूप में आ रही है, तो क्या करेंगे, 4-5 की जगह हम 1-4-5 कर देंगे। 1 माने आकाश, उसका आकाश बढ़ रहा है तो आकाश को उठा देंगे। बोलिए, टुवर्ड्स हम लोग बताना नहीं चाहते, कहते हैं टुवर्ड्स कैंसरस डिजीज जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1-4-5 सिडेट, और उधर 3-6, इधर 1 किया तो उधर 8 टोन कर दिया। बताया था ना आप लोगों को कि इधर 1 करना तो उधर 8 कर दीजिए, तो 1-4-5 सिडेट 3-6-8 टोन। प्रतिमा मैडम समझ में आया? जी सर, जी डॉक्टर सर। कोमल, ये समझ लीजिए वो बैलेंसिंग के लिए है। 1 अगर इधर कर रहे हैं तो 8वां उधर बैलेंस कर रहा है, दोनों का जोड़ लगभग 9 आएगा। 0 का 9 से जोड़िए तो 9, 1 को जोड़िए 8 9, 2 को 7 से जोड़िए 9, 3 को 6 से जोड़िए 9, 5 को 4 से जोड़िए 9। तो 1-4-5, अगर 4-5 के साथ 1-4-5 लगा देंगे तो उधर 3-6-8 टोन कर देंगे। ठीक, ऐसे हम लोग बनाते हैं एनर्जी की। तो ये उनका, लेकिन बेस्ट वही आधारभूमि क्या है, 4-5 सिडेट 3-6 टोन। देखिए, अब देखिए इन्होंने कहा, मान लीजिए गैस के रोग में औषध से ठीक न हो तो रक्तवात कहलाता है, तो इसके हल्के से डकार आ जाती है, तो ये तो रोगी को सदैव के लिए गैस्ट्रिक रोग से ग्रसित कर दीजिए अनेक दवाओं से। गैस्ट्रिक लेफ्ट आईएफ पी ज्वाइंट, लेफ्ट आईएफ क्या है, लेफ्ट आईएफ पी ज्वाइंट, क्यों बोलिए? ब्लड है ये। हाँ हाँ, वही तो अग्नि नहीं की तो ब्लड है। बात कर रहा है ना, गैस्ट्रिक माने अग्नि माना, ठीक है, ये अग्नि की बात कर रहे हैं, ये अग्नि की बात कर रहे हैं, ये स्टमक की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं गैस्ट्रिक रोग से ऐसे गैस्ट्रिक लेफ्ट आईएफ, इसलिए कहा कि इसमें अग्नि है, तो अग्नि बहुत बढ़ी हुई है, तो लेफ्ट आईएफ पी ज्वाइंट। और इन्होंने कुछ नहीं किया, देखो आप देखिए ट्रीटमेंट देखिए, 3 सिडेट 4 टोन, यही तो हुआ। क्यों सही, क्यों, किसका कारण, अग्नि को घटाया, जल को बढ़ा। किसका अग्नि इंडेक्स किया इन्होंने? अग्नि को कम करके इन्फेक्शन, वो तेज को कम कर दिया, अंधकार को बढ़ाया तो इन्फेक्शन और अग्नि। हाँ, और ये उन्होंने रक्त को ठीक कर दिया, रक्त को ठीक किया इन्होंने, ये रक्त का उपचार किया, ये स्टमक का उपचार नहीं किया है गैस्ट्रिक। ब्लड पे इन्होंने किया। हाँ, ब्लड में ही कुछ गड़बड़ी है, रक्त में ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए इन्होंने लेफ्ट आईएफ पी ज्वाइंट कर दिया। ये तरीका, अगर आपको ठीक नहीं हो रहा, आपने गैस्ट्रिक वहां लगाया, कहाँ, स्टमक पर लगाया, और यही ट्रीटमेंट मैंने दिया, आपने एग्जाम्पल दे रहे हैं।
आपका ठीक नहीं हो रहा, वहां पर वहां क्या करेंगे, वहां गैस्ट्रिक है तो आप थर्ड स्पाइरल लगा देंगे। क्यों करेंगे, आप कह रहे हैं स्टमक फिंगर नंबर 5 थर्ड स्पाइरल, और आप क्या करेंगे, वही घटाना घटाना अग्नि को है 2 3 से 1.5 1 4 2, यही तो करेंगे। जी बोलिए। करेक्ट, यही जी करेक्ट। सर। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर राइट आरएफ को नहीं लिया, इन्होंने कहा कि लेफ्ट। हम ऐसा ना हो कि ब्लड में ही कहीं गड़बड़ी हो रही हो, यानी ब्लड ही गर्म हो रहा हो। रक्त देखिए, रक्त पित्त, ये सब डेवलपमेंट है। रक्त में गर्मी बढ़ने लगी लगती है, जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब एसिड डेवलप अधिक हो रहा शरीर में, मसाला चाट इनके उपयोग से गर्मी बढ़ने रही है शरीर में। तो आपका पीएच लेवल जो शरीर का है वो 6 की तरफ जा रहा है, जबकि जाना चाहिए 8 की तरफ, 8 के पास रहना चाहिए, लेकिन वो 6 की तरफ जा रहा है, 7 से और कम हो गया तो एसिडोसिस कहलाता है, रक्तवात होता। वहां पर उन्होंने रक्तवात कह दिया, और रक्तवात हो रहा है तो यानी रक्त में कहीं गड़बड़ी है, तो आपको रक्त पर ट्रीटमेंट करना होगा। क्लियर, बढ़िया हुआ ना, समझ गए। जी सर, बहुत सर। अच्छा है। तो इस तरह जो ये कंसेप्ट है, ऐसे हम लोगों को ट्रीटमेंट की तरफ करना है। आंखों से आंसू कीचड़ निकलना है तो रस धातु संबंधित 4th स्पाइरल निकल रहा है, क्या है वो, जल है, जल का ही तो फॉर्म है। कीचड़ क्या है, यहां बोला ना, बोलिए। रस धातु संबंधित 4th स्पाइरल की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि वो कोई ना कोई मल है, रस धातु का मल है, कोई ना कोई वो कफ, आप ना कहिए उसका आंखों से निकल रहा है अगर, तो रस धातु से अगर रस में कर रहा ट्रीटमेंट, तो हम क्या कर, रस क्यों कर रहे हैं, बोलिए। रस ही तो शुरुआत है, इसलिए हम लोग रस, जीरो, रस माने जीरो। जैसे हमारा जीरो वहां थम, राइट थम था कि हम वहां कर लेते थे, तो यहाँ रस धातु को ठीक कर दे तो आगे की सारी धातुएं ठीक हो जाएंगी। तो वहां 4th स्पाइरल की बात करें कि आंसू और कीचड़ है, वो जो निकल रहा है वो लिक्विड है, तरल है, तो 4th स्पाइरल। क्लियर सर। ये तो केसेस की बात है। आगे पढ़िए हम लोग। रक्त दूषित, टॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, तमाम देखिए तमाम रोग है। अत्यधिक मदिरापान से, तीक्ष्ण अधिक शराब से, मादक पदार्थों के सेवन से, अधिक नमक खाने से, अधिक खट्टे कड़वे पदार्थ के सेवन से, सड़े हुए पदार्थों के सेवन से, अधिक भोजन करने से, अधिक धूप तेज हवा के सेवन से, क्रोध करने से, और श्रम करने से, ट्रॉमा से, भोजन के बाद बार बार कुछ खा लेने से। दूषित रक्तजन रोग या मुंह में छाले, माउथ सोर्स, आंखों में लालिमा, रक्त में गांठें, मसूड़े में दाने, रक्त में अग्नि, इच, सूखी खुजली, वो भी उससे रक्तजन रोग है। तो सूखी खुजली हो रही है तो वायु का कोई हो, रक्त प्रदर, चिंतित रहना, हर समय प्यास लगना, आपका ब्लड हीट, वात रक्त, डिस्कलरेशन, एब्सेस। अब मांस धातु क्या आ गई, तो मांस धातु में देखिए एपिडर्मिस डर्मिस की बात कर रहे थे, उनके तमाम उन्होंने एक 6 उन्होंने वर्गीकरण जो किया था, तो इन्होंने अपना वो दे दिया है। आयुर्वेद में शरीरे शक त्वचा है, अब ये नाम दे दिया, उदक धरा, त्वक धरा, त्वक धरा, सिद्ध विकिलास संभव स्थाना, चतुर्थी ददु कुष्ठा संभव स्थाना, पंचमी षष्ठी तो श्याम समाया। ये इतने नाम 7 जो पूर्व दिया हुआ है। इन अगर ये पॉइंट है, तो कह रहे हैं कि 6 त्वचाओं पे अगर त्वचा पे उपचार करना हो तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक कंसेप्ट ये है, क्या है, देखिए। पहली बाहर वाली जो ऊपर है, सबसे बाहर वाली उदक धरा, जल को धारण करती है। दूसरी क्या है, रक्त को धारण करती है। तीसरी क्या है, सिद्ध विकिलास नामक कुष्ठ का उत्पत्ति स्थान है। चौथी दाद और सभी प्रकार कुष्ठों का उत्पत्ति स्थान है। 5वीं एब्सेस का उत्पत्ति स्थान है। 6वीं वो है जिसके कट जाने पर मनुष्य मानो अंधे की बात अंधकार में प्रवेश करता है अथवा तमोयुक्त चेष्टा करता है। और जिस त्वचा के ऊपर काली लाल गहरी जड़ों वाली कष्ट साध्य अरुषि फुंसियां पैदा होती हैं, ये 6 त्वचाएं हैं। तो इसी तरह 6 त्वचाएं, इन्होंने कहा, चरक ने कहा 6 त्वचाएं, और
7 कह दिया दूसरे ऋषियों ने। तो बहरहाल एनीवे हम लोग 6 को मान के चल रहे हैं, छठवीं। तो अब देखिए, अब इन पर ही हमको ट्रीटमेंट करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए, देखिए इसी पर है, अगर त्वचा के रोगों में खुजली का स्राव होने पर दाहिने हाथ की राइट एसएफ का 1, क्यों त्वचा के लिए हम लोग कहाँ कर रहे हैं, त्वचा कर रहे हैं ना राइट एसएफ, फिंगर नंबर 1, ये फिंगर नंबर 1 पे कर रहे हैं ना, इसी में तो है मांस, रस जी रक्त सर। मांस, मांस पर। तो यहाँ कह रहा है कि अगर खुजली हो रही तो पहले जो 1 स्पाइरल पर हम लोग दे रहे हैं। हाँ, ये खुजली और सीरम बह रहा है कोई, तो उसके 1 स्पाइरल पर हम लोग उपचार देंगे। 1 स्पाइरल पे क्यों हम लोग दिया है, राइट एसएफ के 1 स्पाइरल पे क्यों दिया है, यहां से दिया है। देखिए, जो जल को धारण करती है और निर्जलीकरण को रोकती है। तो यानी ये क्या हुआ, खुजली हो रही है, यानी क्या हुआ कि यहाँ पर जल की कमी हो गई है। तो अगर जल की सॉफ्टनेस नहीं लाने का काम जो है, सॉफ्टनेस लाने का काम जल करता है ना, जल का मृदु स्वभाव भी है, तो खुजली ला रही है। तो खुजली लाने से, और खुजली माने जलन वाली नहीं, खुजली ला रही है, तो यहाँ राइट एसएफ की 1 स्पाइरल पर उन्होंने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ये जो ऊपर 6 त्वचाएं हैं उन पर किया है। दूसरा, खुजली के साथ जलन होने पर राइट एसएफ 2 स्पाइरल। द्वितीय रक्त को धारण करती है, ठीक है, तो द्वितीय रक्त को धारण करती है, तो यानी 2 नंबर पर देखा आपने, जलन और रक्त का स्राव होने पर क्या होगा, राइट एसएफ 2 स्पाइरल पर देंगे। फिर सफेद दाग के लिए, सफेद दाग कहाँ है देखिए, तो श्वेत कुछ ल्यूकोडर्मा जिसको बोलते हैं वो 3rd नंबर पे है, तो ल्यूकोडर्मा 3rd स्पाइरल पे कर लेंगे। कुष्ठ रोग के लिए राइट एसएफ 4th स्पाइरल, कुष्ठ रोग है तो यहाँ देखिए दाद कुष्ठ लेप्रोसी की उत्पत्ति हुई थी, चतुर्थी में है। 5वें में क्या है, त्वचा पर पस के लिए, पस हो रहा है तो पस देखिए, पस का है यहाँ पर। 5वीं फोड़े फुंसी के निर्माण, तो 5वीं में ये हो गया। और 6वीं में काली लाल पस के लिए राइट एसएफ 6 स्पाइरल पर दें। अब उपचार जो हम अपने हिसाब से देंगे, हमको खुजली लग रही है, हमको कहीं बढ़ाना है, अग्नि बढ़ाना, जल वो अलग है, लेकिन उपचार जो फर्स्ट 2 वाला है कि फिंगर नंबर और स्पाइरल 2 तय हो गई। फिर आप अपने हिसाब दे दीजिए, अगर आपको 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, कोई दूसरा भी दे सकते हैं। आप खुजली, अब सिरम कह रहे हैं कि श्राव है, तो आप दे सकते हैं कि खुजली, अगर आपको लग रहा है कि जल की कमी, मान लीजिए जल की कमी है, तो जल की कमी जल बढ़ा दीजिए। तो क्या करेंगे, 4 टोन कर देंगे, 3 सेडेट कर देंगे। क्लियर, बोलिए पार्टिसिपेट करिए। अब तो जो आगे वाले स्टूडेंट जरूर किया करें। जी सर। खुजली साथ जलन है, यहाँ भी रक्त की बात है, तो रक्त वाला जलन है, जलन को, यहाँ जलन को घटाना है और जल को बढ़ा देना है, ठीक है। सफेद दाग के लिए, सफेद दाग में अगर आपको लग रहा है कि वो भी सफेद दाग अग्नि के लिए कारण, 3 स्पाइरल है, अग्नि के कारण होता है, याद करिए ल्यूकोडर्मा में हम लोग देते हैं तो वहां भी अग्नि का वो है, यानी अग्नि बढ़ी हुई है, तो अग्नि घटाना है, जल को बढ़ाना है। पस के लिए भी हमको, पस भी उसी का आफ्टर इफेक्ट है, बस हाँ जहां कहीं फोड़े हो रहे हैं वहां पर आपको 5 को घटाना पड़ेगा। 4 5 को घटाएंगे तो 3 6 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो मांस क्षय के ये दूषित मांस के रोग क्या है, मांस का कम होना, त्वचा में गांठें, त्वचा के कील, गले में गिल्टियां और घेंघा। तो ये इस तरह। अब इन उपचारों से मत सोचिएगा कि जो उन्होंने वही दिया, इसके अलावा भी दिया होगा, तो अपने जब आए कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो आप तो पूरा एक साथ करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग करेंगे। तो इसलिए उसको मत जाइएगा, उसको मत सोचिएगा कि ये उस पर उसी का बेस है कि नहीं है। तो उन्होंने उत्तर दिया मेद की उसमें हुआ। अब इसमें मेद दांत के छीड़ होने पर जोड़ों में फटने की सी पीड़ा होती है, आंखों में थकावट होगी, कम दिखाई पड़ेगा,
ये होगा। तो इसका लेफ्ट एसएफ की 10 स्पाइरल उपचार करने के लिए ये उन्होंने कह दिया। हम 10 स्पाइरल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा 10 एनर्जी है। घुटने की जोड़ में 6 प्रकार पर एनसीएच के क्षेत्र के आधार पर और टिश्यू डायग्नोसिस के हाथ पांव के फिंगर टो नंबर 2 जो मेधा संबंधित है कि इस बारे में संख्या 8 पर उपचार। उनका मेद धातु के क्षीण होने पर ये उन्होंने बताया है अपना मेद घुटने के जोड़ लिगामेंट टेंडर पर 6 और अन्य प्रकार के विकार इसके लिए एनसीएच के क्षेत्र रीजनल के आधार पर। तो एनसीएच में इन्होंने बताया होगा, जो एनसीएच हमारा जो ट्रीटमेंट दिया है ना HB2 में दिया हुआ एनसीएच पर, तो उसके आधार पर और टिश्यू डायग्नोसिस के आधार पर। अब फिंगर नंबर संख्या 8 किस पे है? 8 टिश्यू मेरिडियन में, टिश्यू डायग्नोसिस के आधार पर। टिश्यू डायग्नोसिस में क्या है? लिगामेंट टेंडर को कहां रखा हुआ है? फिंगर नंबर टो नंबर 2। हाँ, तो टो नंबर तो इस पे बेसिस पे आ गया है। टो नंबर 2 क्यों आया? मेद के नाम इसी के आधार पर आया। लेकिन स्पाइरल मेरिडियन संख्या 8 पर उपचार। 8 किसका है? शायद 8 है तो आयुर्वेद फिंगर नंबर 8 स्पाइरल मेरिडियन संख्या 8 किसका है? 8 तो इसका होगा। मेगा मेरिडियन में 8 नंबर किसका आ रहा है? मेगा मेरिडियन में 8 नंबर मेगा मेरिडियन है क्या? ये स्पाइरल मेरिडियन संख्या 8वां तो ये फाइब्रॉइड गांठी वाला है। घुटने की जोड़ टेंडन मांसपेशियों में 6 एनसीएच रीजन के आधार पर टिश्यू डायग्नोसिस हाथ और पांव के फिंगर नंबर 2 जो मेजर्स की स्पाइरल मेरिडियन संख्या 8 पर उपचार। ये वाला कहीं जो है किसी बेसिस पर, या तो आत्रेय के बेसिस पर है या किसी मेरिडियन की वो आयुर्वेदिक की किसी किताब के आधार पर है। वहां फिंगर नंबर 2 ये जरा देखिएगा जिसको कहां पर मिल सकता है। फिंगर नंबर 2 ये कोई एक वो है उसका टेबल दिया होगा, उसी टेबल पर ये बता रहे हैं, टेबल के आधार बता रहे हैं। एनसीएच का क्षेत्र रीजनल के आधार पर और टिश्यू डायग्नोसिस के आधार पर हाथ व पांव के फिंगर नंबर 2। मसल्स को क्यों कहा? मसल्स तो इसमें आने ना। इसको देखिएगा जरा, इसको कहा फैट। अच्छा, फैट ऐसा है ना, जो फैट हमारा किस पर है? ये बताइए, फैट को किसमें रखा हुआ है? 8 नंबर पर रखा है क्या आत्रे में? एक सेकंड, अभी बता दे रहे हैं। नहीं, वैसे फैट रखा है 5वें नंबर पर। फैट रखा है 5वें नंबर पर, लेकिन फाइब्रॉइड रखा हुआ है, याद करिए। अच्छा, आप समझ बताइए। फाइब्रॉइड, जो फाइब्रॉइड मेरिडियन है हमारी, वो फाइबर्स की मेरिडियन है। तो फाइब्रोसिस के आधार पर, मतलब उसमें कोई मांस बढ़ गया तो फाइब्रोसिस पहले होगा ना,
हेलो, जी सर। तो वो जी सर। फाइब्रोसिस 8 नंबर में रखा गया टिश्यू मेरिडियन में। जो फाइबर मेरिडियन हमारी, वो जो एक बताया ना थे 10 उंगलियों में जो चार्ट बना है, उसके आधार पर फिंगर नंबर 8 पर है। एक बार बता चुके हैं शायद इसको, आपको आत्रेय को बता चुके हैं, आत्रेय पर कि कैसे उन्होंने आयुर्वेदिक मेरिडियंस को और टिश्यू मेरिडियन को एक साथ ऐड कर दिया है इन उंगलियों में। तो जो फिंगर नंबर 8 आ रही है, वो जो फिंगर नंबर 8 नहीं, मतलब जो 8 नंबर पर हम लोग, इन्हीं पर हम लोगों ने कहा, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 0 9, इसको इस तरह माना गया है। तो इन पांचों में हम लोगों ने 8 को स्थापित कर दिया है, तो उसमें 8 नंबर पर आ रहा है आपका फाइब्रोइड्स। तो इसलिए टिश्यू मेरिडियन पर अगर कोई आपका उसमें बढ़ रहा हो, तो उसके हिसाब से फाइब्रॉइड यानी फाइब्रोसिस पर उपचार करना है, इसलिए 8 नंबर दिया हुआ है। क्लियर? ये उसका तर्क है। हमने कहा तर्क बता दें आपको, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा था। 8वां नंबर वही टिश्यू मेरिडियन में दिया है। ये आत्रेय ये आत्रेय है। अभी एक क्लास लिया था आत्रेय का, अब बताया था उसमें सेकंड सेमेस्टर में हमने जब बताया था, इसको एक बार बता दिया था, और मिल जाएगा आपको आत्रेय के बेसिस पर ये उंगलियों का उपचार वाला कैसे। इन्हीं में सब रखा, टिश्यू मेरिडियन को, सारे मेरिडियंस को इसी में रख दिया उन्होंने, ठीक है। राइट हैंड में, दोनों हाथों में 10 से 10 1 2 टिश्यू मेरिडियन कहाँ पर है? साइड में। डॉक्टर वॉल की कहाँ पर है? इन बॉर्डर पे। तो इन यांग बॉर्डर का अर्थ क्या हुआ कि इसमें हर उसमें दो बॉर्डर है ना। जी 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 जी। इसमें भी 2 बॉर्डर है, इसमें भी 2 बॉर्डर, तो 5 में 10 उंगली हो गई, हाँ। 10 बॉर्डर हो गए। तो 10 बॉर्डर पर उन्होंने फिक्स कर दिया सबको, जो जिसका था। तो यहाँ पर ऑलरेडी जा रही थी, याद करिए, यहाँ पर क्या जा रही थी? यहाँ पर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन साई और हार्ट है ना, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही थी, तो उसको उन्होंने वहीं वो रख दिया। इसके फिर उन्होंने 3 4 में दे दिया। तो 3 4 में क्या था? एंडी मेरिडियन। 3 4 में एक में एंडी मेरिडियन थी और एक एलाई मेरिडियन। तो इनका नंबरिंग सिस्टम डिसाइड कर दिया। जो बाहर है देखिए, जो बाहर की तरफ है वो 9 नंबर, जो अंदर की तरफ है वो 0 नंबर। यही तुम्हारा कंसेप्ट है आयुर्वेद में। जी जी। इसको भी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर खो जाएंगे उसमें, ये अलग बता देंगे कभी। तो उसी बेसिस पर रखा हुआ कि 0 9 इसमें, 3 4 इसमें रखा है। 4 किधर होगी? 4 हमेशा उंगलियों की तरफ होगी, 3 बाहर होगी। उसी तरह 1 2 कैसे? फिर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हार्ट का कौन नंबर दे? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह फिर 5 6 इसमें रखा, 5 6 7 8 इसमें रखा। तो उसी वही सिद्धांत वही रखा कि जो उंगलियों की तरफ है वो, जो बाहर की तरफ है वो इवन नंबर वाला और ऑड नंबर वाला। जैसे 2 बाहर की तरफ, 1 अंदर, 1 4 5 8, ये 0 0 1 4 5 8 सामान्य अंक, और 2 3 6 7 9 ये विशेष अंक उस आधार पर, ठीक है। तो वो अलग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो होगा बता देंगे कभी। मेद धातु अस्थि में केश, नख, दाढ़ी, मूछ और दांत, ये है। तो ये केश भी आया है उसमें, नख भी आया है, दाढ़ी, मूछ और दांत आया है। तो इनका उपचार हमको राइट पित्त जॉइंट पर, ठीक है, एवं 10 स्पाइरल। या तो पित्त जॉइंट पर कर दिए, कैसे आएगा? हड्डी के ऊपर हड्डी का चढ़ जाना, एक के ऊपर एक दांत का निकाल आना, ये भी तो उसी में आएगा। दांत का दर्द, हड्डियों का दर्द, हड्डियों का दांत का रंग बदल जाना, दांत नाखून के दोष, ये सब उसी में आएंगे। तो इनका उपचार आपको या तो आप मॉडर्न उसमें कर दीजिए, कैसे? 0 1 2 स्पाइरल, 4 5 6 3 6 स्टोन। फिंगर ले लीजिए, और लेटेस्ट में जो लेटेस्ट आपका है 0 1 2 स्पाइरल और 4 5 6 3 6 स्टोन, और या इनके आधार पर, ठीक है। तो कैसे कैसे वो तो अब अलग पॉइंट है। जब इनका आप उपचार करेंगे, कंसेप्ट वही लेना है
फिंगर तय करिए, स्पाइरल तय करिए, और आपको करना क्या है। अग्नि बढ़ानी है, जल बढ़ाना है, कोई चीज जैसे कोई फोड़ा हो रहा हो तो फोड़ा घटाना होगा, या कोई ठोस चीज बन रही होगी तो उसको घटाना होगा, तो 4-5 घटाएंगे तो 3-6 स्टोन कर देंगे। मज्जा, इसके क्षीण होने पर ऐसा प्रतीत जैसे हड्डियां कटी जा रही हो या हड्डियों में हल्कापन आ गया हो, तो रोगी के नर्वस होने के, आंखों के आगे अंधेरा छाना, त्वचा पर मोटी जड़ वाली फुंसियां होना। तो मोटी जड़ वाली फुंसियों का उपचार वहां भी कर सकते हैं आप। अभी हम लोग त्वचा पे किया था, याद है ना, लाल काली पस वाली, तो फिंगर नंबर 6 ले लिया था हम लोगों ने, वहां भी कर सकते हैं स्पाइरल 6 स्पाइरल। और लेफ्ट आरएफ के पी ज्वाइंट पर और 10 स्पाइरल पे एनसीएच का चुनाव, एनसीएच जहां पर है वहां पर हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। शुक्र धातु, इसमें जो है एनीमिया, शिथिलता, थकावट, इम्पोटेंसी ये होते हैं। तो इस समय इनके ये जो, तो इसका लेफ्ट एमएफपी ज्वाइंट पर, तो क्यों फिंगर नंबर 7 पर रखा हुआ है तो वहां पर करिए, या एनसीएच पे कर दीजिए। तो एनसीएच वही उसी एनसीएच पर होगा, एनसीएच 7 पर ही होगा। ओजस को, ओजस में उन्होंने कहा कि जो भी चीज है, जो जितनी धातुएं हैं, इनके जब ये बैलेंस फॉर्म में होंगी तो आपके चेहरे की आभा, आपके चेहरे की कांति, आपका ऑरा, आपका प्रभामंडल, आपका जो आप मतलब सामने जो एक इमेज आएगी वो बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, प्रभावकारी होगी। तो सब में ये रखा गया, इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको फिंगर 8 में रख दिया गया। आयुर्वेद में नहीं रखा गया है, आयुर्वेद में ओजस को मज्जा का मल माना गया है। क्लियर, उसको नहीं, लेकिन ओजस धातु को इन्होंने कहा ओजस धातु कंप्लीट सब वो है ना, वो भी उन्होंने उसको बताया, लेकिन कभी ओजस को अलग से नहीं कहा। और ये ओजस धातु की इस श्लोक के आधार यहाँ पर इस तरह समाप्त होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ट्रीटमेंट के पैटर्न से भी ठीक है। जब कभी आपको लगे कि ये संभव नहीं है कि हम इसको उपचार कैसे करें, तो हम लोगों को इस उसमें आ जाना है। जब कभी लगे कि हम उपचार कैसे करें या उपचार नहीं हो पा रहा, तो हमको रस पर ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। रस पर, रस पहले रस से शुरुआत करिए। जब कभी लगे कि कोई चीजें हम जो कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा या ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये हो सकता है कि उसके रस धातु में ही गड़बड़ी हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप खाना क्या खा रहे हैं, अगर खाना नहीं बढ़िया से खा रहा तो कैसे उसके तत्व सारे पूरे होंगे, तो एनीमिया होगा, तमाम विटामिन की कमी हो जाएगी, तो सारी चीजें तो वही प्रॉब्लम होगी। तो वही बात ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई अच्छा खाना खा भी रहे हैं और शरीर का कोई ऐसा चीज है जो आपको व्यवधान उत्पन्न कर रही है, तो क्या क्या होगा कि वो रस धातु आपका है वही तो प्रभावित होगा, वो रस धातु। इसलिए रस धातु को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। और रस से रक्त, उनका रस से ही 7वीं धातु बनेगी। रस अगर नहीं है तो 7वीं धातु ठीक होने की संभावना कम है। इस आधार पर उन्होंने कहा। और त्वचा का उन्होंने देख लिया कि त्वचा में 6 त्वचाओं का वर्णन है, और उसके बेसिस पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग खेमका सर को याद करें और उनकी ऊर्जा को याद करें। जो हम लोग ज्ञान मिले, कहीं किसी को ज्ञान मिले, उसको ज्ञान को बढ़ाइए जरूर, है ना। आप खुद पढ़िए तो पढ़ाइए जरूर, चाहे किसी को पढ़ाइए, किसी को भी बताइए। पढ़ाने का मतलब बताना। आप किसी को बताइए, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी बता रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं तो भी बता रहे हैं आप। तो ये बताने का कार्य जो है सबको करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सारे लोग बढ़े, तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। वो कह रहे हैं कि ईच वन रीच वन,
यानी हर हमको सबके पास कैसे पहुंचेंगे, इसी तरीके से पहुंचेंगे ना कि सबको ट्रीटमेंट करेंगे और एक चेन बनेगी, आप दूसरे को करेंगे, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, ये चेन है। इस चेन को तोड़िए नहीं और खेमका सर के उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं भावनाओं को आदर करें हम लोग। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का विराम लेते हैं। थैंक यू सर।